अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। काउंटिंग टेक्निक हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट टाइम हमने ये प्रिंसिपल किया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर टू सेट्स, और उसके हमने न्यूमेरिकल भी किए। और ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एडिशन लॉ की तरह ही है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए मॉड प्लस पी मॉड माइनस ए इंटरसेक्शन पी मॉड। अच्छा स्टूडेंट, ये बाज़ जगह पे ये मॉड की बजाय जो है ना वो इस फॉर्म में भी लिखा होता है। चलो एक और तरीका आपको बताते हैं लिखने का, कि मॉड की बजाय यहाँ पे ये लिखा होता है एन ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल टू एन ब्रैकेट ए प्लस एन ब्रैकेट बी माइनस एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्म में भी लिखा होता है। इसका मतलब भी वही है, ए यूनियन बी में कितनी तादाद आ रही है, ए में कितनी आ रही है, बी में कितनी आ रही है, और इंटरसेक्शन बी में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो उसके बाद हमने इसको 3 सेट्स के लिए पढ़ा था, मोर देन 2 के लिए। तो उसमें आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस दोनों का ए और बी का कॉमन, बी और सी का कॉमन, ए और सी का कॉमन, प्लस ए बी सी तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक स्टूडेंट और हमने ये लॉ पढ़ा था, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ये एक एग्जांपल भी मैं आपको बताई थी, और उम्मीद है कि आपने इसको देखा होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे। स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन A1 यूनियन A2 if there are 12 items in A1, 18 एलिमेंट इन A2 एंड इफ आगे ये कंडीशन लगी हुई है। A1 में आपके पास कितने हैं? 12। A2 में कितने? 18। और नंबर 1 कंडीशन, इफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल लगाएं इस पे। तो A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A इंटरसेक्शन A2। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो आपके पास 12 प्लस 18 माइनस 0 इज इक्वल टू 30 आ जाए। ठीक है, ये जो मैं लिखता है ना A1 इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट, तो ये इसी तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है एन बी इज इक्वल टू 6, इसमें 6 वैल्यू है ना, एन बी इज इक्वल टू 6, इसमें 2 वैल्यू है, तो एन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। जो उसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना तो एक ही बात है, तो ये उसी सेंस में लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है A1 इंटरसेक्शन A2। तो अब आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला होगा, आपने सिर्फ उसकी जगह 1 पुट कर देना। उसकी जगह पे A1 इंटरसेक्शन A2 की जगह आपने 1 पुट कर देना है, और कुछ नहीं। स्टूडेंट नेक्स्ट में वो कहता है 6, तो आप क्या करें, 6 पुट कर दें। तो ये पहले 3 पार्ट तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। अब लास्ट वाला जो डी पार्ट है, इस पे गौर करेंगे। A1 इज सबसेट ऑफ A2, A1 इज सबसेट ऑफ A2। तो स्टूडेंट A1 में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? 12। A2 में कितनी है? 18। तो स्टूडेंट A1
A2 का सबसेट है। क्या है? A1 A2 का सबसेट है। जब A1 A2 का सबसेट होगा तो इनके इंटरसेक्शन के अंदर 12 वैल्यू आएंगी। इनके इंटरसेक्शन के अंदर कितनी आएंगी? 12 वैल्यू आएंगी। ये इनके इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यू आएंगी? 12 आएंगी। उम्मीद है कि आप ये पॉइंट समझ रहे होंगे। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेट की फॉर्म में ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर A1 A2 का सबसेट है तो A1 के सारे मेंबर A2 में शामिल होंगे ना। तो जब ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे, जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो साफ ज़र A1 के सारे इधर भी शामिल होंगे, A1 के अंदर भी हैं। तो इंटरसेक्शन में वो ही आ जाएंगे जो A1 के एलिमेंट होते हैं। तो वो आपके पास 12 भी आ जाएगा, जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। क्लियर? A1 इज सबसेट ऑफ A2। सबसेट की डेफिनेशन यही है कि A1 के सारे मेंबर जो है वो A2 में शामिल होंगे। तो जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टूडेंट वो 12 के बराबर ही आएगा। तो इसलिए A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 12। तो ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट, ये स्टूडेंट आपके पास आ गया मोर देन 2 सेट वाला। A1 union A2 union A3 if there are 100 elements in each set and if, ये जो 2-3 पॉइंट है इनको आपने ध्यान में रखने हैं। The sets are pairwise disjoint। पहले तो उसका फॉर्मूला लिखें आप, या अब आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला। हम इसको स्टैट की ज़बान में एडिशन लॉ भी कहते हैं मोर देन 2 इवेंट्स के लिए। तो यहाँ पे इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर मोर देन 2 सेट्स A B C। तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C माइनस उनके इंटरसेक्शन और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब वो कहता है कि अब A1 तो आपके पास 100 आ गया, उसने क्लियर बताया हुआ है ये if there are 100 elements in each set, यानी कि A1 में भी 100 है, A2 में भी 100 है और A3 में भी 100 है। वो तो ये 100 हमने लिख दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब पहला पार्ट है कि द सेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट जो होता है जिनमें कॉमन ना हो। डिसजॉइंट क्या होता है? जिसमें कॉमन ना हो। तो A1 इंटरसेक्शन A2 भी डिसजॉइंट होगा, उसमें भी कॉमन नहीं है। A1 इंटरसेक्शन A3 में भी कॉमन नहीं है। A2 और A3 में भी कॉमन नहीं है। और साफ ज़ाहिर A1 A2 A3 में भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो जब लॉ अप्लाई करेंगे तो आपके पास A1 की नंबर ऑफ वैल्यूज A2 की A3 की और बाकी आपके पास सारी ज़ीरो आ जाएंगी। इसका जवाब क्या निकलेगा? 300। ठीक हो गया? अगर स्टूडेंट आप ये मॉड नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको डालना पड़ेगा, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के दिखाया भी है। तो अगर आप मॉड नहीं डालना चाहते तो एन की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, या अब आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? देयर आर 50 एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड नो कॉमन इन ऑल 3 सेट्स। यानी कि वो जो पेयर है उनमें तो 50 कॉमन आ रहे हैं, लेकिन जो ऑल 3 सेट यानी A1 A2 A3 उनके दरमियान कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो देखें A1 की वैल्यू 100, A2 100, A3 100 और यहाँ पे 50 कॉमन है पेयर वाइज। तो जो 3 हमारे पास पेयर बन रहे हैं 1 2 1 3 2 3, इसके दरमियान 50 आ रहे हैं। और क्योंकि लिखा नो कॉमन इन ऑल 3 सेट्स, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्लियर स्टेटमेंट है। तीनों में कोई कॉमन नहीं, A1 A2 A3, इसका ये मतलब है। पेयर वाइज A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A3 और A2 इंटरसेक्शन A3। जस्ट स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दें इसमें, और कोई इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है देयर आर 50 कॉमन एलिमेंट्स इन ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड 25 कॉमन इन ऑल 3 सेट्स। यहाँ पे तो नो कॉमन था ना इन ऑल 3 सेट्स, तो यहाँ पे क्या है? 25 कॉमन इन ऑल 3 सेट्स। पेयर वाइज 50 है। ऊपर वाले सवाल की तरह ही है, फर्क कितने हैं?
कि वहाँ पे 0 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये देखें हमने फॉर्मूले में यहाँ पे 25 पुट कर दिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग रही होगी। नेक्स्ट है डी पार्ट, द सेट्स आर इक्वल, द सेट्स आर इक्वल। तो ये वन आपके पास 100 है, A2 100 है, A3 100 है। तो जब सेट्स आर इक्वल होते हैं स्टूडेंट, तो A1 इंटरसेक्शन A2 भी 100 होगा, A1 इंटरसेक्शन A3 भी 100 होगा, A2 इंटरसेक्शन A3 भी 100 होगा, और A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 भी 100 ही होगा। इक्वल ये होता है ना, दोनों साइड इक्वल तब होते हैं जब A1 सेट के अंदर वही एलिमेंट हो जो A2 के अंदर होते हैं, तभी उसको हम इक्वल कहते हैं ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, मेरे ख्याल ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n where n lies between 1 to 10,000 both inclusive, यानी 1 से लेकर 10,000 तक, which are divisible by 5, 6 or 8. Where we will make use of inclusion or exclusion rules along with the bracket function, which mean the greatest integer is not greater than x. Bracket function का मतलब क्या होता है? Which mean the greatest integer is not greater than x. तो स्टूडेंट जो 5 पे डिवाइड होते हैं उसको आप a से नोट कर लें, जो 6 पे डिवाइड होते हैं उसको b से नोट कर लें, और जो 8 पे डिवाइड होते हैं उसको c से नोट कर लें। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको आपने होल नंबर लिखना है। तो ये तो हो गया आपके पास ए, बी और सी की मैग्नीट्यूड आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, बी और सी। अब स्टूडेंट हमने पेयर वाइज मालूम करने हैं, तो ये सीन में रखना है कि हमने 5 के लिए ए को रखा है, 6 के लिए बी रखा है, और 8 के लिए हमने ए सी रखा है। तो पहले नंबर पे जब आपने ए और बी को पेयर वाइज मालूम करना है, तो ए और बी जो 5, 6 आ रहा है इसका आपने एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से आपने डिवाइड करना है। कॉमन के लिए आपने क्या करना है, एलसीएम पे डिवाइड करना है। तो ये आपके पास इसका एलसीएम 30 आ रहा है, तो हमने 30 पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ए और सी, ये आपके पास 5 था, 8 को आपने सी नोट किया, तो 8 और 5 का एलसीएम 40 आता है, तो 40 पे डिवाइड करेंगे। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आपके पास है बी और सी। तो यहाँ ये आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 5, बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 एंड सी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 8। ये आपने रखा हुआ है। तो बी और सी में क्या आ रहा है, बी और सी में आ रहा है ये 6 और 8, और स्टूडेंट 6 और 8 का जो फर्स्ट एलसीएम आता है वो 24 आता है, और 24 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 416 आएगा। ये हमने 3 इंटरसेक्शन निकाल ली, ए बी, ए सी और बी सी, और जो लास्ट वन है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें तीनों कॉमन होते हैं। तो उसके लिए आपने स्टूडेंट क्या करना है, 5, 6 और 8 तीनों का एलसीएम लेना है। 5, 6 और 8 तीनों का आपने एलसीएम लेना है, और तीनों का एलसीएम रहा है 120, और जब 120 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सॉरी 83 आ जाएगा। 83 नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं। तो उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दें और उसमें वैल्यू पुट कर दें, ये सॉल्व हो जाएगा। और इसको मज़ीद कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा तो मिसाल। फिर स्टूडेंट ये ग्रुप ऑफ 102 स्टूडेंट तो एग्ज़ाम किस किस में देता है वो, चाइनीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तीन ही सब्जेक्ट हैं। तो चाइनीज़ को आप ए से नोट कर लें, इंग्लिश को आप बी से नोट कर लें, और मैथमेटिक्स को आप सी से नोट कर लें। या उसने चाइनीज़ को सी से किया हुआ है, सी फॉर चाइनीज़, इंग्लिश को ई से किया हुआ है,
और मैथमेटिक्स को एम से किया हुआ है, आपकी मर्जी है। तो 92 पास चाइनीज, तो सी की तादाद आपके पास क्या हो जाएगी 92। 75 इंग्लिश, ये आपके पास क्या आ जाएगा 75। 63 मैथ, एम आपके पास कितना आ जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, सिंपल है। आगे देखें 65 पास चाइनीज एंड इंग्लिश, चाइनीज और इंग्लिश के दरमियान एंड आ रहा है, और एंड आपको पता मल्टीप्लिकेशन होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो चाइनीज सी है, इंग्लिश ई है, तो सी और ई का जो इंटरसेक्शन है वो 65 है। 54 चाइनीज एंड मैथमेटिक्स, सी और एम का इंटरसेक्शन है वो 54 आ रहा है। 48 इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ई और एम का इंटरसेक्शन आ रहा है वो 48 आ रहा है। Find the largest number of students that could have passed all three subjects. Student, find the largest number of students that could have passed all three subjects. All pass three subject का मतलब है कोई चाइनीज भी पास करे और इंग्लिश भी करे और मैथमेटिक्स भी करे, तीनों के दरमियान ऐड आता है, तीनों के दरमियान ऐड आता है। और ये आपको मैंने समझाया हुआ है कि अगर एंड आया तो इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, अगर आर आया तो यूनियन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एम मालूम करना है, ये हमें रिक्वायर्ड है, सी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एम। तो इसका मतलब ये फिर ऑल स्टूडेंट में आता है, तो ये सी यूनियन ई यूनियन एम आपके पास आ जाएगा, ऑल कैटेगरी। तो फॉर्मूला यूज़ करें, फॉर्मूले में जो आपको वैल्यू दी गई वो पुट कर दें। फिर एक ये बचती है आपने मालूम करनी है, इसको यहाँ पे मालूम कर लें, इसका जवाब जो है 39 आ जाता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10,000 आर क्वेश्चन नंबर 7, how many positive integers less than 10,000 1000 are divisible by 7, divisible by 11 up to so on। तो पहला पार्ट इसका है टोटल नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन 1000। तो इसको आप ए से नोट करें जो 7 पे डिवाइड होते हैं, और जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये 142.8, तो ब्रैकेट फंक्शन में इसको हम 142 के बराबर लिखेंगे। और ब्रैकेट फंक्शन आप जानते होंगे, साफ ज़रा मैथ के स्टूडेंट है आप लोग। और ये 142 है, इतनी आपने इसमें मालूम करना है बस। फिर डिविजिबल भी 11 में आपने क्या करना है 11 पे डिवाइड करना है, तो 90 आ रहे हैं। यानी 1000 में जो डिविजिबल बाई 11 होंगे वो आपके पास कितने इंटीजर होंगे 90। जहाँ पे डिविजिबल बाई बोथ 7 एंड 11, दोनों के दरमियान ऐड आ रहा है ना, इंटरसेक्शन वाली सेंस होगी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने स्टूडेंट 7 और 11 का एलसीएम लेके डिवाइड करना है। डबल 7 पे डिवाइड किया आपने तो 12 आ गया। आगे आइदर 7 और 11, ये दोनों के दरमियान और की कंडीशन आ रही है, तो एडिशन होगा ए यूनियन बी होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपने पहले पीछे किया हुआ है, बी भी किया हुआ है और इंटरसेक्शन भी किया हुआ है, तो आपका फिर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये और की सेंस आ रही है। फिर वही क्वेश्चन और की सेंस में, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि टोटल में से इसको माइनस कर दें, टोटल में इसको माइनस कर दें, तो आपके पास जवाब आ जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा ना। तो इसके ये सेकंड मेथड वो कंप्लीमेंट के जरिए किया हुआ भी है, ये डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ा हुआ भी है, ए कंप्लीमेंट सेकंड बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो ये जो होल कंप्लीमेंट आप टोटल में से निकालते हैं 100 माइनस ए यूनियन बी करेंगे, तो आपके पास ये 780 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी लगा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई
आइदर 7 और 11, यह आ गया आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर नाइदर डिविजिबल बाई 7 और नॉर 11, तो आप क्या करें टोटल में इसको माइनस कर दें, या इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 11, डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 11, तो ये स्टूडेंट ए को आपने 7 के लिए रखा है ना, और बी को आपने 11 के लिए रखा है, तो नॉट नेगेशन, तो नॉट को हम कंप्लीमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 11, तो ये मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया हो, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास स्टूडेंट ए भी है, पीछे आपने निकाला हुआ है, इंटरसेक्शन बी भी निकाला हुआ है, जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ गया जी डिविजिबल बाई एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11, एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11 मीन, इसका मतलब क्या है कि इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 11 और डिविजिबल बाई 11 बट नॉट 7, एग्जैक्टली या वो 7 से डिवाइड होगा या वो 11 से होगा, ठीक है। तो उसको इस सेंस में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ भी है, तो इसको दोबारा समझ लें। वो कह रहा है कि डिविजिबल एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11, एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11 मीन दोज इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 11, यहाँ पे 7 की सेंस आ गई, या डिविजिबल बाय 11 बट नॉट 7, तो ये फॉर्मूले की फॉर्म में इसको इस सेंस में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो नेगेशन आ रहा है नॉट आ रहा है उसको कंप्लीमेंट से नोट करेंगे, और ये फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, इसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट कर दिया। स्टूडेंट ये एक आ गया, इसको बल्कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 एस आपके पास है 1 से लेकर 500 तक, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर इन एस विच आर डिविजिबल बाई 2 3 और 5, ये आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, डिविजिबल बाई ऑल ऑफ 2 3 एंड 5, डिविजिबल बाई नन ऑफ 2 3 और 5, तो स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है, देखने हैं कि ये क्या सेंस बनती है, डिविजिबल बाई 2 3 और 5 की क्या सेंस बनती है, डिविजिबल बाई ऑल ऑफ 2 3 एंड 5 की क्या बनती है, और डिविजिबल बाई नन ऑफ 2 3 और 5 की क्या बनती है। अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने ऊपर वाले जो क्वेश्चन किए हैं उसकी आपको समझ आ गई, और अगर ये आपसे ना हुआ तो इसका मतलब है उनकी भी समझ आपको नहीं आई। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या जूम में ऑनलाइन आके आप मेरे से इनके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।